चलिए बबुआ क्लास में, जैसा कि हम लोग कल क्लास कर रहे थे और करते करते अचानक से बोर्ड जी जो हैं वो धोखा दे दिए, तो थोड़ा डिबस्ट हो गया। आज भी क्या पता धोखा दे सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। क्लास शुरू किया जाए। हम कल इसके पहले तक पढ़ा दिए थे, बोले थे कि कल आप लोगों को हम विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताएंगे। तो चलिए बुआ, सबसे पहले देख लीजिए विश्व व्यापार संगठन, जिसको कहते हैं हम लोग WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सबसे पहले अगर बात करो तो इसका स्थापना जो हुआ है वो हुआ है इतना में 1995 में। ठीक, इसका मुख्यालय है वो है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें जो पिछले साल मॉडल क्वेश्चन आया था उसके अनुसार यहाँ पे 164 देश अभी इसमें शामिल है। WTO में कुल कितने देश हैं? 164, लेकिन नया डेटा से देखेगा तो वो कितना आएगा? 166। बुक में कितना है तुम्हारा? 149। तुमको याद रखना है ये दोनों, क्योंकि ये पुराना वाला है, इसको खत्म, आपको इन दोनों को याद रखना है। तीनों देगा तो ये अभी है वर्तमान में एकदम नया में, नहीं तो यही दोनों में से कोई एगो देगा। हम सब बता दिए, पिछला साल 164 था, अभी 166 है, अपना ध्यान रखिएगा। आइए अब इधर सबसे पहले बात कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना क्यों किया गया, तो इसके स्थापना करने का उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और उदार बनाना। उदार बनाना मतलब कि पूरे विश्व के जो व्यापार को है एक संस्था के माध्यम से जोड़ के रखना और बिना किसी भेदभाव के सही तरीके से व्यापार को चलाना, इसी के उद्देश्य इसकी स्थापना की गई है। कब किया गया है? जनवरी 1995 में। ठीक, और भारत भी इसका सदस्य है, और सदस्य कब से है? जब से इसकी स्थापना हुई है WTO के, तभी से भारत इसका सदस्य है। ठीक, अभी के टाइम में देखो तो 166 देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल हैं, जो 149 2006 के तहत है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है अगर बुक में है तो, कि 2006 के अंतर्गत WTO में कितने सदस्य थे? तो 149। वर्तमान में कितने हैं? 166। चाहे तो आपको देगा 164। ठीक, तो ये है, इसका मुख्यालय बता दिए हैं कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। पूरे विश्व के लिए व्यापार के लिए ये नियम बनाने का काम करता है और देखता है कि नियमों का पालन हो, अगर ना हो रहा है तो फिर उस पर कार्रवाई होती है। विश्व व्यापार संगठन जो है वो सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। सबको व्यापार कीजिए, एक देश से दूसरे देश में, किसी को कोई रुकावट नहीं है। बस उसमें करना क्या है, कुछ जो शर्त हैं, जो नियम है, वो आपको फॉलो करना है और आप व्यापार कर सकते हैं। समझ गए? परंतु विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बना रखा है। ये तो मुक्त व्यापार देता है, लेकिन जो विकसित देश हैं, जो शक्तिशाली देश है, वो अपना वर्चस्व जमा के रखे रहते हैं और वो कुछ रुकावट पैदा करते हैं। और उसे दूसरा तरफ देखो विकासशील देश, तो उनको ऊपर दबाव डाला जाता है, जैसे देखो अमेरिका द्वारा भारत पर। ठीक, तो इस तरह के दबाव डालता है और इन समस्याओं को सॉल्व करने में विश्व व्यापार पूर्णतः सफल नहीं है। ठीक, तो ये विश्व व्यापार संगठन समझ गए? क्लियर? अब आ जाइए हम लोग यहाँ पे भारत में वैश्वीकरण क्यों हुआ। चलिए बुआ, आराम से एक एक चीज समझते जाओ भारत में वैश्वीकरण को, शांति से देखो। विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अतिशय आवश्यकता है। आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी पर चल रहा है, नॉलेज पर चल रहा है। अब सिर्फ आप किसानी कर करके विकसित नहीं हो सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करें कि किसानी करना प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा रहना गलत है, वो तो इन दोनों का आधार है, वो पिलर है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन आप उसके माध्यम से उतना विकसित नहीं हो सकते हैं। अगर आपको विकसित होना है तो आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, आपके पास व्यापार होना चाहिए। अगर व्यापार करें, अगर अपने व्यापार और इंडस्ट्री को चलाना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज उसकी होनी चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। ठीक, ऐसे में भारत के साथ भी ये जरूरी है।
भारत में अगर देखो तो जनसंख्या भर भर के, क्षेत्रफल भी अच्छा खासा है, ठीक। तो एक बहुत बड़ा देश है, विश्व में 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के स्थान आधार पे देखो तो, जनसंख्या में तो वर्तमान में हम लोग नंबर 1 पे हैं। तो एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे उत्पादन के साधन जो है वो सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। जनसंख्या ज्यादा है तो जितना आपको काम की आवश्यकता है उससे ज्यादा लोग आपको यहाँ पे काम करने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो संस्था में मिल जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है, वो भी सस्ते श्रम में, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। उसके बाद ये विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। जनसंख्या ज्यादा हमारे देश में है तो ज्यादा उपभोग करने वाले लोग भी हमारे देश में है। तो अगर यहाँ पे उत्पादन करें तो यहाँ बेचने के लिए उसको बाजार भी मिल जाएगा और इसी के कारण दुनिया भर के जो देश है वो भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। किसी तरह से भारत से व्यापार करने का यहाँ पे मौका मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे खपत ज्यादा है। समझ गई? ऐसी स्थिति में देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में मानव पूंजी और उत्पादित वस्तुओं को भेजने में वैश्वीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अगर इसको सफल बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? वैश्वीकरण। उसी के माध्यम से ये संभव हो सकता है। समझ गए? अब यहाँ पे भारत में जो वैश्वीकरण है ये क्यों होना चाहिए? कुछ लोग मानते हैं कि भारत में ये चीज नहीं होना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि ये होना चाहिए। तो होना चाहिए तो कुछ तर्क होगा और नहीं होना चाहिए तो उसका भी कुछ तर्क होगा। ऐसे ही तो हवाबाजी तो नहीं हो जाएगा कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वैश्वीकरण भारत में? और कोई कह रहा है कि होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? तो आगे देख लीजिए यहाँ पे जो वैश्वीकरण के पक्ष में है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या यहाँ पे तर्क है। तो लाइन बाय लाइन तर्क देखिए। पहला तर्क वो देते हैं कि इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी विदेशी इन्वेस्टमेंट सीधे हमारे देश में होगा और इसको होने से क्या होगा? भारत जैसे विकासशील देश को पूंजी बढ़ेगा, उसका इनकम बढ़ेगा और वो भी आगे विकसित कर पाएगा, उसका भी विकास हो पाएगा। तो ये एक तर्क है कि जब हम वैश्वीकरण को अपनाएंगे तो विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आएगा तो हमारा इनकम बढ़ेगा, तब भारत और विकसित होगा। दूसरा तर्क देते हैं प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, कि जब वैश्वीकरण आएगा, वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति, ये सब हम अपनाएंगे तो दुनिया भर की कंपनियां भारत में आएंगी और उनके बीच एक कंपटीशन शुरू होगा। मार्केट में एक होड़ लगेगी आगे आने की कि हमारा सामान ज्यादा बिके, वो कहेगा मेरा बिके मेरा बिके मेरा बिके। तो ऐसे में हमारे देश के नागरिकों के पास एक से अधिक ऑप्शंस होंगे सामान खरीदने के लिए, वस्तु सेवा जो भी लेना है उसके लिए। और जब कंपटीशन होता है तो दाम नीचे रहता है, संस्था में बढ़िया चीज मिलने की संभावना रहती है। तो अगर ये चीज होगा तो कहा जा रहा है कि यह भी हमको फायदा होगा और इससे हमारे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, पैसा बचेगा। अगर मान लो यहाँ पे एक ही फोन के कंपनी रहता, तो आपको लग रहा है कि 5 या 10 हजार में आपको फोन मिल जाता? 5G नहीं मिलता, ठीक। शुरू में आता था, जब 5G आया था तो 4G आया था तो उसमें आता था सैमसंग के मोबाइल, एक आता था सैमसंग J2 करके सेट, 7-8 हजार में मिलता था उस टाइम पे। इतना छोटा सा, कोई खास फीचर नहीं था, उससे बढ़िया बढ़िया फीचर वाला आज आपको 5 हजार में मिल जाएगा। आज मोबाइल के देखना, अब शायद तो लगता है कि सेट भी नहीं आता है, पुराना 2015-16 के बता रहे हैं। और ये सब जितना फैसिलिटी दे रहा होता तो लगता है कि 40 हजार 50 हजार में मिलता। लेकिन इतना सारा यहाँ पे मार्केट में मोबाइल भर गया ना अलग अलग कंपनी के, कि बाकी को अपना दाम नीचे करना पड़ा। अगर सैमसंग को कोई टक्कर दिया था तो उस टाइम पे वो फोन आया था, उसका नाम है रेडमी। ये ओप्पो ये सब है ना, सब ओकरे है, रियलमी वगैरह जितना है। रेडमी के फोन आया, वो फोन पहला बार फिंगरप्रिंट लेके आया, यानी ऐसे उंगली लगाइए तब खुलेगा। लोग के लगा कि उधर आकर्षित हुआ, संस्था में और ज्यादा कई सारा फैसिलिटी वो दे दिया तो लोग उसके ओर आकर्षित हुआ, तो सैमसंग वाला को अपना दाम नीचे करना पड़ा। मार्केट में टिकेगा कैसे? आज तो इतना सारा है कि उतना नामों नहीं याद रहेगा। तो इस तरह से एक फायदा होता है कि जब वैश्वीकरण आता है तो इसकी वृद्धि होती है, कंपटीशन बढ़ता है, हमारे पास ऑप्शन आते हैं और हम ऑप्शन के अनुसार अपना सामान खरीदते हैं। तीसरा चीज कहा गया है कि जब वैश्वीकरण आएगा तो नए नए जो भी टेक्नोलॉजी आएंगे उसका हम उपयोग करेंगे।
देखो सारे चीज हम अपने देश में नहीं बना सकते हैं, कोई भी देश है हर चीज का आविष्कार अपने देश में तो नहीं कर सकता है, अलग अलग देश में अलग अलग चीजों को बनाया जाता है, वहां पे आविष्कार होता है। तो अगर वहां और वो जो चीज बनता है वो सबको जरूरत है, तो अगर वैश्वीकरण आएगा तो यहाँ की चीज वहां, वहां की चीज यहाँ। अगर मान लो वैश्वीकरण नहीं होता तो क्या हम इस बोर्ड का प्रयोग कर रहे होते? क्या हमारे देश में भी कैमरा होता है? कैमरा जापान से आता है, जितना भी कैमरा रहता है सब लगभग मेड इन जापान, खाली लगता है जापान में बनवे करता है, होता है हमारे पास। अगर वैश्वीकरण नहीं होता क्या आज हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते? शायद कर भी रहे होते तो उतना डेवलप नहीं होते, आवश्यकता के अनुसार बनाते लेकिन सब कुछ तो नहीं बना लेते, कुछ चीजों का नुकसान हमको झेलना पड़ता, और जो हमारा तकनीकी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं नीचे रह जाता। लेकिन आज वैश्वीकरण के कारण दुनिया के किसी भी कोने में कोई चीज बन रहा है, किसी चीज का आविष्कार हो रहा है, तो बाकी देशों में भी वो फैल जा रहा है और वहां के लोग भी उसका उपयोग कर रहे हैं और उस चीज के बारे में उनका नॉलेज डेवलप हो रहा है। अगर फोन नहीं होता, हमारे इंडिया का एक भी फोन नहीं है जियो छोड़ के, और वो जियो सफल नहीं है, जियो के फोन नहीं सफल है, सिम सफल है, फोन सफल नहीं है, बटन वाला छोटका चल रहा है, टच में नहीं सफल है। तो अगर तो हुए चलाते रहता। इसका नहीं जानता कि आईफोन क्या होता है? अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो इसका नाम भी नहीं जानता। ये डिजिटल बोर्ड का होता है नहीं जानता, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का होता है नहीं पता रहता। ये सब जो नॉलेज है ना कि कहाँ साफ हुआ है और जो एआई के प्रयोग कर रहा है सब नहीं जानता। एक है हमारे देश का भी प्रेपेक्सिलिटी कुछ ऐसे करके नाम है, एआई है, लेकिन चैट जीपीटी सबसे ज्यादा फेमस है, तो उसके बाद सब बना है, वहां से सीख के बना है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होती, क्या सब भारत में बना है? क्या सभी एक ही देश में बना है? अलग अलग देश के अलग अलग चीज है, और वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे का लेन देन कर रहा है, तो सबका विकास हो रहा है, हमको भी तकनीकी ज्ञान हो रहा है, उसको भी हो रहा है, तो ये फायदा है इसका। तो यहाँ पे वही बताया गया कि वैश्वीकरण से भारत जैसे विकासशील देशों में विकसित देश आएंगे और अपने तैयार की गई वस्तु यहाँ बेचेंगे, अपने टेक्नोलॉजी को बेचेंगे, अपने तकनीक को बेचेंगे, हम उसको खरीदेंगे और उसके बारे में जब यूज करेंगे तो उसको जानेंगे भी, उसका नॉलेज भी हमको होगा। आज कितने कितने सारे लोग आज आपको आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं वो ज्यादातर विदेश कंपनी में काम कर रहे हैं, विदेशों की कंपनी है, भले वो ब्रांच भारत में है, तो उनको रोजगार मिला हुआ है। आज कितने सारे लोग हैं जो मोबाइल टीवी फ्रिज कूलर वगैरह जो भी है ये सब बना करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ये चीज रहता ही नहीं तो उनका जीवन यापन कैसे होता, कैसे बनाते? कई सारी चीज है, समझ गया? तो ये चीज है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज और मिलता है कि अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। अभी हम बताएं कि जब अलग अलग देश के लोग आएंगे मार्केट में तो अपना अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे, तो हमको बढ़िया से बढ़िया सामान मिलेगा और ज्यादातर सस्ते से सस्ता में मिलेगा। ठीक, जो हमारे रेट में बढ़िया पटेता है उसी को हम खरीदते हैं कि रेट में हमको ये अच्छा लग रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन है, अगला चैप्टर में आपको पढ़ना है, आपको अधिकार भी है। उपभोक्ता के तहत, एक ग्राहक होने के तहत आपको कोई अधिकार भी है और आप उसका यूज करते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि मेरा अधिकार है, तुमको लगता है कि ये होता है। कुछ ऐसे भी अधिकार है जिसका उपयोग आप नहीं करते हैं, तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना? तो ये समझ में आ गया, वैश्वीकरण आने से ये भी एक फायदा होगा। उसके बाद क्या होगा? नए बाजार तक पहुंच। वैश्वीकरण आने से नए नए बाजार बनते हैं, दुनिया के लिए एक नया बाजार खुलता है और लोगों को वहां तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। फिर उत्पादन के स्तर को उन्नत करना, वैश्वीकरण चल रहा है, मान लो फोन एक ही को रहता है इंडिया में, एक ही कंपनी के, तो वो चीपेस्ट भी देता तो हमको मजबूरी में वही खरीदना पड़ता। लेकिन आज सबको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो कोशिश करता है कि हम बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट अपना बनाएं और सस्ते से सस्ता में उसको उपलब्ध करवाएं। तो ये हमको एक फायदा हो जा रहा है यहाँ पे कि हमको उत्पादन में बढ़िया किस्म के वस्तु सेवा जो है वो मिल रहा है। कोई मान लो दे रहा है 10,000 का एक फोन, उससे ज्यादा फीचर ला करके कोई वही फोन उतना ही में दे रहा है, किसको खरीदेगी? सीधे उसके पास चलेगी, उसमें हमको ज्यादा फीचर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है वैश्वीकरण के कारण। उसके बाद बैंक और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार हुआ है, वैश्वीकरण आने से बैंकिंग का भी विकास हुआ है और वित्तीय क्षेत्र में भी इससे कई सारे विकास
हुए हैं। मानवीय पूंजी की क्षमता का भी विकास हुआ है। आज मानवीय विकास हो रहा है, आज हम लोग तकनीक के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जी, हाँ कम आवाज आ रहा है घुसली में, अब ठीक है। चलिए देखिए यहाँ, तो मानवीय पूंजी के क्षमता का भी आजकल विकास हो रहा है। वैश्वीकरण आने से हम इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, कई सारी चीजों में काम कर रहे हैं और हाई लेवल के काम कर रहे हैं। छोटे छोटे नहीं, बड़े लेवल की अब सोच रख रहे हैं। इसमें से कितना के सोचे कि पढ़ के किसान बनेंगे, एक के ना। हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, यही सब चल रहा है दिमाग में। ठीक, तो वैश्वीकरण का ये भी एक फायदा है कि मानवीय पूंजी का विकास हुआ है। ठीक, अब देखो, अगर वैश्वीकरण में कुछ अच्छा है तो इसमें कुछ बुराइयां भी है, और इसको लेकर के दुनिया के देशों में, दुनिया भर के विद्वानों में एक बहस छिड़ा हुआ है कि वैश्वीकरण अच्छा है कि खराब है। और हम तुम लोगों को अर्थव्यवस्था में पढ़ाए, उत्पादन का नियम है, हम पुराने का नुकसान करके, उसको बर्बाद करके ही नए का निर्माण करते हैं। तो कोई भी चीज आता है तो उसमें अच्छा और बुरा दोनों चीज होता है। इसमें भी कुछ बुराइयां हैं। अब बुराइयां क्या है सो आगे देख लो, इसमें वही चीज बताया गया है ना। है जी, वैश्वीकरण में घुस गए। देखो हम बुराइयां इसमें बता दे रहे हैं काका है। पहला चीज, वैश्वीकरण के आने से हमारे यहाँ के जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग है, वो गए। वैश्वीकरण के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनी, और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग उसके सामने नहीं टिक पाई, खत्म। वैश्वीकरण के आने से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो अनपढ़ हैं, उनका रोजगार खत्म, क्योंकि वैश्वीकरण से आने से टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई है, और आपको अगर टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो आपका कोई काम नहीं है, तो वहां भी नुकसान पहुंचा है। ठीक, भारत के जो यहाँ की जो कंपनियां थी, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो नहीं टिक पाई उन कंपनियों के सामने, और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां भी बंद पड़ गई। तो इस तरह के कई सारे इससे नुकसान भी हुए हैं वैश्वीकरण से, समझ गए। वैश्वीकरण के कारण हम लोग को यह भी हुआ है कि आज हम लोग डिजिटल गुलाम है। हमारा पूरा डेटा जो फोन में यूज कर रहे हैं कि मेरा पर्सनल है, प्राइवेट में करके रखता है, इसको पर्सनल, इसको प्राइवेट में रखते हैं पासवर्ड डाल के, वो किसी और के हाथ में है, किसी और के पास वो डेटा है। जिसका फोन, जिस कंपनी का फोन है, वो अपने पास डेटा रखे हुए है, या आप कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल किए हैं, वो ऐप वाला आपका पूरा डेटा ले सकता है। जैसे आपके अलाउ करते ना, ऐप डाउनलोड करते हैं तो रहता है, वो में आता है कि कुछ लिमिट में अलाउ करना है कि पूरा अलाउ करना है एक्सेस करने के लिए, तो आप करते हैं ओके, आपका पूरा फोन चला गया उसके कंट्रोल में। तो आप अगर मोबाइल में 10 ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं तो 10 ऐप वाला के पास आपका डेटा है, कहाँ आप सिक्योर है। वो तो अब आज अपना काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, आपका डेटा सुरक्षित है, कुछ नहीं है। कल के लिए वो मिसयूज कर नहीं करेगा, इसका क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा ऐसा डेटा रखे हुए है कि आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। हम अभी 50 करोड़ रुपया है, फोन करेगा कि हम जो करे वो काम करो, तो पैसे उड़ा लेंगे हम यहाँ से। हम करबे करेंगे कि हम 50 करोड़ जिंदगी भर के कमाई है, चलो ही कमा कर देते हैं, वो मर्डर ना कर देना है, कर देते हैं, हो सकता है। और भी कई सारे प्राइवेट, हमारे प्राइवेट नाम है उसका, तो पर्सनल डेटा होता है, लेकिन नाम के पर्सनल है, वो किसी के कंट्रोल में है। वो अलग बात है कि कुछ नियम है, शर्त है, जिसके अनुसार अभी आपका सिक्योर है, लेकिन दूसरे के हाथ में है तो कितना सिक्योर है। आपका 10 लाख रुपया मेरे पास है, आपको विश्वास है कि उसको दिए हुए है, हमारा मास्टर है, वो भी सिक्योर है, ठीक है, लेकिन पूर्णतः गारंटी नहीं है कि वो सिक्योर है। कल के गले हम पलट जाएंगे, क्या करिएगा आप। तो वैसी परिस्थिति बनी हुई है। तो ये सब किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। हम लोग जो वैश्वीकरण की दुनिया में प्रवेश किए, वो टाइम है 1991, ये वो ऐतिहासिक टाइम है जब हम वैश्वीकरण में प्रवेश किए, और ये दूसरा बार किए हैं। वैश्वीकरण की दुनिया में हम ये दूसरी बार प्रवेश किए हैं, जब 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उसके पहले भी हम वैश्वीकरण की दुनिया में थे। पूछिए कब, जब हम लोग गुलाम थे, तब अंग्रेजों के टाइम पर। अंग्रेज तो लगभग दुनिया भर में तो कब्जा कैल ही था, तो दुनिया भर में सामान का लेन देन तो हो ही रहा था। वो अलग बात है कि तब सरकार हमारी नहीं थी, भूमि हमारा था, जनसंख्या हमारा था। उसके बाद 4 चीज होता है जी एक राज्य के लिए, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता, और एक और चीज होता है, हाँ, सरकार। तो देखो,
हमारे पास भूमि थी, जनसंख्या भी थी, और कुछ स्तर पर देखिए तो हमारे यहाँ के सरकार भी थी, छोटे छोटे स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर। लेकिन एक चीज हमारे पास नहीं थी, संप्रभुता। भारत बिहार की अगर बात करो तो बिहार में आपके पास क्षेत्र है, अपना अपना एक एरिया है ना बिहार का नक्शा, उसमें जनसंख्या भी है, उसकी सरकार भी है, लेकिन ये एक राज्य नहीं कहलाएगा। पॉलिटिकल साइंस वाला जिसको देश ऐसे बोलते हैं, वो देश ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं है। पूरा निर्णय बिहार सरकार अपने से नहीं लेता है, केंद्र सरकार लेती है। तो इस तरह कुछ है। तो उस टाइम पे भी हमारे यहाँ वैश्वीकरण था। देखो यहाँ बताया गया है कि पिछले चरण में 1870 से 1914 के बीच में हम लोग देखो तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही थी, जो आज चल रहा है वो सारी चीजें तब भी चल रही थी। ये मजदूरों का आना जाना, ये वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, ये सारे चीजें हो रही थी एक देश से दूसरे देश में। तो वैश्वीकरण तब भी था। अंतर इतना था कि तब उसका निर्णय हम नहीं करते थे, निर्णय अंग्रेजी सरकार करती थी। आज भी वैश्वीकरण है 1991 के बाद, और ये वाला जो वैश्वीकरण है उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है कि आज सरकार हम मेरा है, हमारी सरकार है, और वो तय करती है कि क्या करना है नहीं करना है। समझ गई? तो यहाँ से हम ये शुरू किए हैं, वहीं से हम प्रवेश किए हैं। तो ये जो आधुनिक वैश्वीकरण है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1991 से। इसके पहले भी एक बार वैश्वीकरण था। चालू कर दे कि बंद कर दे? तो कुछ देर की तो और बात है, लीजिए ना। बिजली बचावे की तो बात कहेगी, हम नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है आप लोगों को का भी ना? अरे बिजली बचाओ। आगे देखिए, बिहार में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ा? तो सीधी सी बात है, जो प्रभाव भारत में पड़ेगा वही प्रभाव बिहार में भी पड़ेगा, ये छोटे स्तर पे पड़ेगा, उतना ही के अंतर है। तो देखिए, वैश्विक के कारण बिहार का भी आर्थिक परिवेश में बदलाव हुआ है, बदलते जा रहा है। आर्थिक विकास के लिए अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है। ज्यादा पूंजी लगाएं तो इसका आर्थिक विकास हो सकता है। समझे विकास जी? विकास कर दें। आगे देखिए, पूंजी के संबंध में यह कहा जाता है कि जिस तरह पानी की तरलता निची भूमि में पानी को आकर्षित करते है, उसी तरह पूंजी का निवेश वहां होता है जहां आर्थिक और सामाजिक वातावरण स्वस्थ हो और पूंजी से उत्पाद लाभ अधिक हो। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति कहीं पे अपना पूंजी क्यों निवेश करे। हम अजमेर में इतना पैसा क्यों लगा दिए? घर पे भी तो ये कर सकते थे, और वहां भी इतना पूंजी लगा सकते थे, अजमेर में क्यों लगाएं? और ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि आगे जब मेरा कोचिंग चल जाएगा बढ़िया से तो हम पटना बिहटा खोलेंगे? कोई गांव के नाम क्यों नहीं लेते हैं कि फलाने गांव में खोलेंगे? शहर के नाम क्यों ले रहे हैं? पूंजी लगाने वाले का पहला नियम होता है कि जो हम लगा रहे हैं उससे ज्यादा मेरा इनकम होना चाहिए, और जहां पे वैसा उसको वातावरण मिलेगा वहीं पे वो पूंजी लगाएगा। समझ गई? तो हमको पता है कि आज के टाइम पे बीटा मेरे लोकल इलाके में फेमस जगह है, आने वाले टाइम पे वो बहुत बड़ा शहर बनने वाला है। पटना हमारे बिहार का सबसे बड़ा शहर है, तो अगर हम उस योग्य हो जाएंगे तो हम अपना संस्था कहाँ लगाएंगे? पटना बिहटा में। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इनकम ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा जाते हैं पढ़ने के लिए। वहां पे इसी चीज का जो तुम्हारा फी लग रहा है उसका दोगुना भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा हाई लेवल पे ऐड चला दीजिए, मार्केटिंग कर दीजिए। तो जो भी व्यापारी होता है जो अपना इन्वेस्ट करता है, वो इन्वेस्ट करने से पहले देखता है कि जहां पे हम लगा रहे हैं वहां पे ऐसा वातावरण है कि नहीं जिससे कि हमको लाभ हो। अगर उसको लाभ दिखेगा तो वहां पे पूंजी लगाएगा, सरकार के गोड़ हाथ पर के वहां पे परमिशन मांगेगा। लेकिन अगर जहां पे इसको लग रहा है कि मेरा इनकम नहीं होगा, पूंजी सिर्फ लगाएंगे, कोई खास इनकम नहीं है, तो सरकार कितनों गोड़ उसको पड़ते रहे वो वहां पे अपना पूंजी नहीं लगाएगा। समझ गए? तो ये चीज यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे इस चीज के लिए वो देखता काका है, एक व्यापारी काका देखेगा तो उसको कुछ चीज देखना होता है। जैसे पहला देखेगा वो कि जैसे हमको उद्योग लगाना है तो उसके लिए बिजली चाहिए, तो बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, पानी है कि नहीं, सड़क है कि नहीं, यातायात के लिए। अगर ये सारी सुविधाएं हैं तो वो लगा लेगा। जिस फैक्ट्री को लगा रहे हैं उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए उसकी पूर्ति वहां से हो सकती है कि नहीं, उसको बेचने के लिए आसपास में कोई बड़ा बाजार मार्केट है कि नहीं, तभी वहां पे लगाएगा। समझ गए? ये सब पीछे भी हम तुम लोगों को बता दिए कि उद्योग लगाने में कौन कौन चीजों को ध्यान में
रखा जाता है, 8 क्लास में भी तुम लोगों को पढ़ना था। तो उन सारी चीजों को देख करके ही वो लगाता है। साथ ही साथ देखता है कि जिस राज्य में या जिस देश में हम फैक्ट्री लगाने वाले हैं वहां का वातावरण कैसा है। हम बीटा में कर रहे हैं लगाने के लिए, अब बीटा में रोज गोली चल रहा है, क्या हम लगाने जाएंगे? नहीं जाएंगे, वहां माहौल खराब है। हाँ, अगर शांति में हाँ माहौल है तो लगाएंगे। बिहार में इंडस्ट्री न लगने का एक कारण ये भी है, यहाँ की सरकारें सब बैल रहती है, अपने रंगदारी में रहता है। विधायके घूस मांगे लगता है, नेते मंत्री पहले इतना करोड़ दे तब फैक्ट्री लगावे देंगे, आना तो उड़ा देंगे, तोड़ो फैक्ट्रियों के, कौन आएगा लगाने? ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है हमारे बिहार में फैक्ट्री न लगने का, और उसका परिणाम ये है कि हर रोज हजारों लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य में काम के लिए, और वहां पे जो उनकी बेइज्जती होती है हाई लेवल की होती है। बिहारी को सीधे गाली दे के बातें किया जाता है। अब साउथ वगैरह के फिल्म देखिए, जितना भी फिल्म तुम देखोगे, किसी को मरवाना है और उस राज्य में जो कहानी चल रहा है तो कहानी में दिखाता है कि हमारे राज्य में कोई मारने वाला नहीं है, तो कहाँ से बुलाओ भाई गुंडा? बिहार से। ये हमारी स्थिति है बाकी राज्यों में, गुंडा बुलाना है तो कहाँ से? बिहार से। फिर बिहार के गुंडा जाएगा, हीरो पटक पटक मारेगा, उठा पटक करके लथार लथार के मारेगा। तो गुंडों की अगर बात किया जाए तो बिहार, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये दोनों के नाम पहले आता है। ये हमारी परिस्थिति हो गई है। अब ये हुई है तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, वैसा हम लोग माहौल बनाए हैं तभी तो ये बात फैला है। अभी अभी के जो हम लोग के चुनाव हो रहा है, कितने ऐसे लोग चुनाव में खड़ा रहे जो जिनको राजनीति की जानकारी है, जो राजनीति को पढ़े हैं समझते हैं। गायक बन रहा है, वो कौन गायक? जे अभद्र अभद्र गाना गाता है भोजपुरी में, वैसे लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं। इस बार के चुनाव में वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो फेमस हैं, सिंगर हैं कि इंस्टाग्राम के फॉलोवर में काम है, जो भी आप फेमस हैं आपको टिकट मिलेगा। हाँ, खेसारी लाल जी को टिकट मिला है, फेमस है, पता है, और सब पगला के वोट देगा, जीत निश्चित है। ज्योति सिंह को मिला है, काहे मिला है? पति के साथ विवाद चल रहा है, न मिला है, चर्चा चल रहा है न मिलने की, बीजेपी से निर्दलीय लड़ रही है, काहे लड़ रही है? कि पति जुड़े विवाद में, सहानुभूति में जीत ही जाएंगे। उधर जो मैथिली ठाकुर है वो खड़ी हो रही है चुनाव में, मेरी उम्र की हैं, वो की है सब दिन सिंगिंग, सब दिन सिंगिंग की है, अब वो राजनीति में आ रही है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? इतना बैल बुद्धि हमने है, हमने के देश के जनता समझ में नहीं आता है। छठे सतवा में इंग्लिश में वो कहानी पढ़ना है, कहानी तूने पढ़ा होगा, उसमें वो राजा रहता है, वो राजा को चित्रकार के बुलाता है अपना चित्र बनाने के लिए, वो चित्र बना देता है, शायद कृष्ण देव राय की कहानी है वो, हाँ तेनालीराम वाला चित्र बनाता है, बहुत बढ़िया चित्र बनाता है, तो राजा उसको अपना मंत्री बना देता है कि तू बढ़िया चित्र बनाए इसलिए तुमको मंत्री। अब वो है तो चित्रकार, दे दिए उसको मंत्री वाला काम जिसकी उसको नॉलेज ही नहीं है, शासन व्यवस्था गड़बड़ा गई। लेकिन राजा के सामने बोले कौन? किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। सभी लोग पहुंचे तेनालीराम के पास कि आप ही बचा सकते हैं। तेनालीराम कह के ठीक है बचाते हैं। राजा के पूरे परिवार को आमंत्रित किए अपने घर खाना खिलाने के लिए, हलवाई रखे वो बड़ही के, खाना दिए। पहला कौर ही जब पहला निवाला मुंह में राजा डाला, गुस्सा से आग बबूला, एकदम लाल लाल हो गया कि तू हमको मारना चाहता है, खाना बोला कि ऐसा खाना दिया, इतना भद्र खाना तो हम अपने जीवन में नहीं खाए हैं, कौन बनाया ये खाना? ताकि एगो बड़ही लाए थे सरकार, वही तो बनाया है। तो राजा खूब तेनालीराम पर हंसने लगा कि कैसा बैल मूर्ख आदमी है तू, खाना बनाने के लिए लोग हलवाई बुलाता है, तू बढ़ी बुलाता है। देखना मालिक, बढ़ी बड़ा बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनाता है, वो बहुत बढ़िया है।
कि उसी को तो रखे हैं। तो अगर ये बैल वो बढ़ी फर्नीचर बढ़िया बनाता है, इसका मतलब खाना बढ़िया बनाएगा, ये जरूरी थोड़े है। तो तेनालीराम हाथ जोड़ कहता है कि सरकार, अगर चित्र बनाने वाला व्यक्ति मंत्री बढ़िया बन सकता है, तो फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति खाना बनाने वाला बढ़िया कह नहीं बन सकता है। राजा को समझ में आ गया कि क्या हमको कहना चाहता है, और उस मंत्री से, उस चित्रकार से रिजाइनिंग लेटर मांग लेता है कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, रिजाइन कीजिए। इतना कहानी इंपॉर्टेंट आपको छोटे क्लास में बताया गया है, लेकिन बुद्धि हमारा ये ठेहुने में है। टक्कर लेंगे अमेरिका के कि हम विकसित भारत बनेंगे, अमेरिका को घुटने के बल गिराएंगे। सपनों की दुनिया में मत रहिए, हकीकत में ये बैल हैं। हम लोग सबसे बड़ा बैल हैं। हम लोग वोट करेंगे उसी को कि ये बढ़िया गाना गाती है, ये बढ़िया गाना गाता है, एक पति के साथ लड़ाई है, ये फलना अफेयर में बदनाम है, ये मर्डर में फंसल है, इसको वोट करो। अब फिर कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, मार रहा है, तो लात खाए वाला काम करेगा तो क्या होगा। आज जब टाइम है सही सरकार चुनने का, तो जात याद आ रहा है। पवन सिंह ने ज्योति सिंह के अपन पारिवारिक मामला है, उसमें राजनीति कहां से घुसा। हमको उससे का लेना देना, तोर पारिवारिक मामला है, तोरा का हम इलेक्शन में लेके आए। ऐसा कौन सा काम कर दी है। माने कि गांव घर में जो अपने पति से लड़ाई कर रही है, तलाक रही है, उसको हम सरकार में लेके आए। मैथिली ठाकुर बढ़िया गाना गा रही है, ठीक है, बिहार की पहचान बनी है, उसका तो हम सपोर्ट करते हैं। हम तो कई बार तो नहीं के बोले हैं कि गाना अगर सुनना है भोजपुरी में तो आप मैथिली ठाकुर के सुनिए। वो भारत के, बिहार की जो भोजपुरी परंपरा को है बचा के रखी है। कम उम्र की एक लड़की अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहचान बनी है, लेकिन आप सिंगिंग में माहिर न हैं। इधर कहाँ, ये आपका क्षेत्र नहीं है। हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं पर्सनली। हमको बचपन में ही कहानी पढ़ाया गया है। अरे आप सिंगर अच्छा हैं, उस क्षेत्र में आप काम कीजिए, बनिए लता मंगेशकर जी के जैसा, बनिए किशोर दास जी के जैसा, कमाइए नाम। नहीं, अब उनको राजनीति करनी है। अब खेसारी लाल बताइए, राजनीति करेंगे कि फिल्म करेंगे कि ऑर्केस्ट्रा करेंगे। आपको निरहुआ जो है मनोज तिवारी, रवि किशन, वो काम कर रहे हैं कि फिल्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं ना, पावर के लिए। जनता की सेवा किसी को नहीं करनी है, और ना कोई करेगा। जीतने के बाद तुम लिख लो, सबको पावर चाहिए। सरकार के तरफ से 4 गो बॉडीगार्ड, 4 गो गाड़ी, जहां जाना है फ्री का। बेचारा ऐसे शूटिंग वूटिंग करने सब जाता है, जाती है, तो अपना गाड़ी के खर्चा से जाना पड़ता है। अब विधायक जी बन जाएंगे तो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, मजे मजे है। वो सब बैल बुद्धि नहीं, वो सब सातिर है। बैल बुद्धि हमारे बिहार की जनता, वो बैल बुद्धि नहीं, वो तो सातिर है। वो अपने पॉपुलरिटी का फायदा उठा करके आ रहा है। हमको तो लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब अब टीचर को राजनीति में उतरना चाहिए। जो, जो, जो बड़े बड़े टीचर हैं बिहार के, उनको राजनीति में आने की जरूरत पड़ गई है। जब वो गंदगी फैलाने वाले लोग राजनीति में आ सकते हैं, तो समाज के सुधारने वाले टीचर क्यों नहीं। लेकिन टीचर से आ ही नहीं रहा है। एगो तो आ रहा है खाली, खाली होने से विपिन बिहारी, एक गो। और कोई, अब विपिन बिहारी जो है मुखिया के पद पर रह के बढ़िया काम किया है उधर में, क्योंकि उसको जानकारी है राजनीति के। ओहो यादव जी है, लेकिन ओकरा बारे में पता ना रहेगा। खेसारी लाल यादव के बारे में पता रहेगा, एलविस यादव के बारे में तुमको पता रहेगा, और कौन कौन यादव है हो। बढ़िया है, जियो अपन। देखो एक चीज हम कहते हैं, जिंदगी अपने तरीके से जियो, स्टेयरिंग अपन हाथ में रख के मस्त जियो। जैसे तुम्हारा विचार है वैसे मेरा विचार है, तुम अपना विचार रखो, हम अपना रखते हैं, है ना जी। हमको जो ना पसंद है वो हम अपना बोले, तुमको जो ना पसंद है तुम बोलो, कोई नहीं रोकेगा। आर्टिकल 19 के 1 के तहत आपको बोलने की आजादी है, बोलिए। कौन रोके। अरे कम से कम हम किसी को गाली तो ना दे रहे हैं, आप किसी को गाली तो ना दे रहे हैं। हम एक तरीके से विरोध ही ना कर रहे हैं। विरोध करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमको पर्सनली नहीं पसंद है, आपको आपत्ति है, आप उसका विरोध जताइए। आप भी, आप हमको बोलिए कि आप गलत बोल रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे, आपको भी अधिकार है। तो मोबाइलवा में जो देखेगा जिसको आपत्ति हो, कमेंट बॉक्स में गाली देवे, हम कहाँ उसको रोक ले हैं। लेकिन हमको जो सही लग रहा है, जो गलत है, उसमें तो हम बोलेंगे भाई। हम तो एक कहानी भी तुम लोगों को सुनाए, अगर वो कहानी सही था। हाँ हाँ हाँ, वह सब चलते है।
हमरो तो मन करते कि 2-4 गो मर्डर करके विधायक जी बन जाए, वही फायदा। खैर इधर आइए, आप लोग हमको मुद्दा से भटका दिए, इकोनॉमिक्स में आप लोग राजनीति को घुसा दिए। खैर बात खत्म कीजिए, आइए राजनीति पर। बाकी आपका है, आप याद रखिएगा कि ये वही लोग हैं जो कल आपको अगले 5 साल के बाद या उस 5 साल में आप लोग जॉब मांगने के अधिकारी हो ही जाएंगे, आपके पास वो मिल जाएगा। 3 साल पास कीजिएगा 10th, 2 साल में 12th के बाद आपका फॉर्म वगैरह भराने लगता है जॉब वाला। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने गार्जियन को कहिएगा कि ऐसा सरकार चुनो कि जब जॉब मांगने जाएं लाठी से न मारे, कम से कम इज्जत से बात करे कि काहे देंगे या ना देंगे, ठीक ना? ये ध्यान रखिएगा। तब का जो गुस्सा था वो आज दिखाने का टाइम आ रहा है, तो दिखाइएगा। और नहीं तो फिर 5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा, लात खाइएगा और कहिएगा कि सरकार तानाशाह हो गई है। तो वो तानाशाह सरकार चुना कौन? हिटलर तानाशाह था, ठीक बात है। हिटलर के चुना कौन? जर्मनी का जनता। उसको चांसलर कौन बनाया था? जर्मनी का जनता। तो चुना तू तो भुगतो तू, क्या दिक्कत है? आगे इधर आ जाइए। तो इस तरह के कई सारे यहाँ पे काम आज किए जा रहे हैं। आज वैश्वीकरण को बेहतर बनाने के लिए भारत में या बिहार में देखो तो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, बिजली की व्यवस्था की जा रही है, शांति माहौल स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। हर तरह के वो काम किया जा रहा है जिससे कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो बिहार की ओर आकर्षित हो, यहाँ पे अपना उद्योग लगाए और यहाँ के लोगों को रोजगार वगैरह मुहैया हो और वो किसी दूसरे राज्य में पलायन न करे। तो ये सारी चीजें की जा रही है। ठीक, कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण के वर्तमान युग में उपभोग एवं उत्पादन के क्षेत्र में पूरी दुनिया एक देश हो गया है। ऐसा माना जाता है कि सब मिलकर के एक वैश्विक गांव बन गया है। और आज छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बुआ, ये लाइन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि देश के प्रगति के लिए, तो पीछे इकोनॉमिक्स में पढ़ाए हुए, छूट गया तो हो गया कि भारत के विकास के लिए बिहार का विकास होना बहुत जरूरी है। ये कौन कहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि उस टाइम पे राष्ट्रपति थे। हाँ, कोई के पूछे के हिम्मत हवा? जब वो हलथिन तो कोई के पूछे के हिम्मत हल? अच्छा बताओ, समझो ना, वो घड़ी तोर जन्मे ना हलवा। कब जन्म हलवा है? जब एपीजे अब्दुल कलाम अपने नाम में डॉक्टर लगाते तब तुम्हारा जन्म था। मृत्यु भी उनका लगता है कि सुनो, वो इस लेवल के उनके पास ज्ञान था ना। अभी जैसे समझो, हम तुमको अभी कहें कि बउआ रे हम मैट्रिक में 430 नंबर आया है, कोई नया स्टूडेंट आया है, उसको हम ये बात कहें, क्या वो हमसे सवाल कर सकता है कि नहीं आप पे हमको डाउट है? अगर आपको हम अपनी सच्चाई ना बताएं कि मेरा मैट्रिक में क्या परसेंटेज है, हम जो बताएंगे वो आप विश्वास कर लीजिएगा। या मेरे इर्द गिर्द के जो भी व्यक्ति है जो जानता है कि हम पढ़ाते हैं, जो मेरा वीडियो वगैरह देख रहा है, उससे हम कहें कि मेरा मैट्रिक में इतना नंबर था, किसी की हिम्मत है कि पूछे? उसको डाउट ही नहीं होगा, उसको लगेगा कि हो सकता है इतना लाया होगा। अगर पढ़ा रहा है इतना बढ़िया, अगर उसको लग रहा है कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तब तो मान लेगा कि इसको इतना नंबर आया होगा। लेकिन क्या असलियत में मेरा उतना है? नहीं है। उसी प्रकार थे एपीजे अब्दुल कलाम का ज्ञान उस लेवल के था कि कोई शक ही नहीं कर सकता कि पीएचडी नहीं किए हुए हैं। नहीं किए हुए तो अलग बात है। अरे तब डॉक्टर ही नहीं होता है, जो पीएचडी करता है ना तो उसको डॉक्टरेट कहते हैं। वह डॉक्टरेट के शॉर्ट में लगाता है डीआर, समझे? एगो एमबीबीएस करता है, वो डॉक्टर होता है तो वो लिखता है डीएआर। लेकिन ईडीआर मतलब डॉक्टर हो रहा है, हॉस्पिटल में रहने वाला, तुम्हारा इलाज करने वाला। ईडीआर मतलब डॉक्टरेट है, जो पीएचडी करता है, समझ गया? तो वो उनका ज्ञान, जो मिसाइल के खोज कर रहा है उसको कौन उंगली उठाएगा क्या पीएचडी नहीं किए हुए हैं? तो लगा दिए डॉक्टर, सबको लगा कि पीएचडी किए होंगे। और नहीं भी किए हुए तो पीएचडी में कहा सीख लेते, होगा से ज्यादा सीखते हैं। जो पीएचडी किए हुए हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा जानता है। पहले ही बताओ, जो पीएचडी किए हुए जिसके पास डिग्री है वो एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा जानता है। ज्यादा जानता है तो कहना आज ले को मिसाइल बनाया। तो उनका ज्ञान वो लेवल के था कि डिग्री उनके पास, उनके सामने छोड़ा था, लगा लिए। क्या दिक्कत की? अरे डिग्री नहीं था, नॉलेजवा तो ये था।
और कहा जाता है कि नॉलेज इज ग्रेटर देन ए डिग्री, समझा? ठीक, डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो कागज का एक टुकड़ा है, बस आपको इंटरव्यू में दिखाने के लिए। आप इंटरव्यू में दिखा दीजिए कि एकदम हम टॉपर हैं, 4 गो सवाल वहां इंटरव्यू में पूछा, आप उसका जवाब नहीं दीजिए, आपको नौकरी दे देगा? देगा जी कोई कंपनी वाला? यहाँ पे कोई टीचर आवे एकदम लेके कि हम देखिए एकदम टॉप 10 में थे मैट्रिक इंटर में, आप हमको पढ़ाने पर रख लीजिए, और आपको 4 सवाल पूछे, हम आपके क्लास से सिलेबस नहीं बता पाए, हम उसको रखेंगे? लेकिन उसका डिग्री कुछ भी रहे, जब हम सवाल करेंगे और सवालों का जवाब देगा, हम उसको रख लेंगे। वहां हमको डिग्री जरूरी नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए, असल तो इसका प्रयोग होता है। जो इतना बना रहा है उसका इतिहास जानता है, वो डिग्री नहीं देखता है। जो कंपनी, अपना डिग्री अपने पास रखिए, हम आपका नॉलेज देखेंगे, आप में नॉलेज कितना है, हमको आपके डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास डिग्री नहीं भी आपको नॉलेज है तो आपको यहाँ काम मिलेगा। और आज देखो आरआरआई ऑटो प्ले कौन कौन सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है भारत को। ऑटो प्ले पर अब हमारा वीडियो अपलोड होने लगा है, उधर वीडियो ना दिखाता था, फिर मैसेज किए थे, ईमेल किए वहां पे, हमारी प्रॉब्लम आ रहा है। 10-15 दिन पहले ही किए थे, नए नए में घड़ी, फिर 3-4 दिन पहले अपलोड करके देखे कि होता है कि ना, तो होने लगा है, धीरे धीरे उस पर आ रहे हैं। चलेगा अभी, अरे जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष तो चलते ही रहेगा। तो देखो, वैश्वीकरण ने बिहार के जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी डाला है। यहाँ के लोगों को अगर ये आए तो वैश्वीकरण के कारण रोजगार वगैरह मिल रहा है। आज बिहार में बैठ के हम देखो, वैश्वीकरण के कारण इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, एक छोटे से गांव में 10 घर के गांव में रहते हैं, उस गांव में रह करके इस हाई लेवल का अगर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो उसका वजह है वैश्वीकरण, समझ गए? अगर यहाँ रह करके एक छोटे से गांव में रह करके दुनिया भर के अगर हम न्यूज को जान रहे हैं, या भविष्य में दुनिया भर के लोग हमको जानेगा, तो उसका वजह क्या है? वैश्वीकरण। इसके वजह से ये संभव हो पाया है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभाव हम आप लोगों को अभी बता दिए हैं कि नकारात्मक में जैसे कि कृषि उत्पादन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक, आज हम लोग का कृषि जो है, हम जानते हैं मानसून पर आधारित है बिहार के कृषि, वर्षा पर। लेकिन यहाँ पे अगर वर्षा ज्यादा हो जाए तो बाढ़, कम हो जाए तो सुखाड़ आता है। ठीक, लेकिन जब वैश्वीकरण आया तो वैश्वीकरण आने से इसमें पहले कुछ सकारात्मक प्रभाव न है, सकारात्मक पड़ रहे हैं। तो एक चीज हुआ है, वैश्वीकरण के कारण आज हम लोगों को कई सारे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। आज हम वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, हमें कम पानी में भी अच्छा खासा फसल उगा ले रहे हैं, नलकूप वगैरह का उपयोग कर रहे हैं हाई लेवल के। तो सब किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण वो टेक्नोलॉजी है, या उस टेक्नोलॉजी का आज हम उपयोग कर रहे हैं, समझ गए? उसके बाद दूसरा इसका फायदा यह है कि निर्यात में वृद्धि हुई है। जब उत्पादन कृषि का बढ़ा तो हमारे उपयोग से ज्यादा हो गया, तो जब हमारे उपयोग से वो ज्यादा हो गया तो उसको हम दूसरे राज्यों में या देशों में उसको बेचने लगे, भेजने लगे। तो ये भी एक फायदा, उससे हमारा इनकम बढ़ने लगा है। तो ये सारी चीजें हो गई है। उसके बाद कई सारे हैं, जैसे फल है, खाद्य फसल है, कई सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे उत्पादन, जैसे हमने के दरभंगा के जो आम है, हाजीपुर के केला, मुजफ्फरपुर के लीची, पूरे देश में फेमस है वो। हाँ, मखाना तो उत्तरी बिहार में होता है, उत्तरे ना, हाँ उत्तरे में। दरभंगा के आम फेमस है, मुजफ्फरपुर के लीची, हाजीपुर के केला, पूरे देश में बिक रहा है, निर्यात हो रहा है उसका। मखाना सबसे ज्यादा हमारे राज्य में उत्पादन होता है। बिहार की जब कृषि पढ़ेंगे तो वहां वो मिलेगा, ठीक, भूगोल में। तो उसका उत्पादन कर रहे हैं। मखाना देखा है, खाया है, सूंघता है ना? तो ब्याह शादी में जाते हैं तो दाल में डलाता है, इसे रोज हम लोग ना डालते हैं। हाँ, गोला गोला रहता है। हाँ, इसके अलावा उसको हम लोग प्रसाद वरसाद में भी उसका उपयोग करते हैं खाने में। तो ये सारी चीजें देखो यहाँ आएगी। बिहार के लीची, आम, मखाना का निर्यात प्रसिद्ध है, दुनिया भर में हो रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। उसके बाद और देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे विदेशी विनियोग हुआ है, यानी कि जो फॉरेन लोग हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना लगा रहे हैं पूंजी, क्योंकि इनकम के यहाँ पे सोर्स है। जनसंख्या के आधार पे हम लोग तीसरे में आते हैं, भारत के जितने भी राज्य है उसमें जनसंख्या के आधार पे हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। हाँ, पहला पे उत्तर प्रदेश है, दूसरा पे शायद महाराष्ट्र है, और तीसरा पे हम लोग हैं।
भारत पूरे दुनिया में 1 पे आता है। उस भारत में राज्यों की तुलना करो तो उसमें हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ जनसंख्या है। थोड़ा सा सरकार आजकल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है। अगर उसको और बेहतर कर देवे तो विदेशी कंपनियां यहाँ पे, हाँ अभी सिद्धार्थ, अनिल शर्मा, बाकी के जो है सबके याद आएगा कि हमारे कहाँ ले क्षेत्र है। अच्छा ये वो तूनी ईमानदारी से बताना, चाहे सिद्धार्थ हो चाहे अनिल शर्मा हो, इन्हें में तो दुए गो फेमस है। विक्रमगंज कहाँ है? विक्रमगंज पगला उन्ने आरा जिला में है। और तो उन्ने पूरा तो है ये विक्रम विधानसभा का एरिया बहुत बड़ा है। तो हमको एगो बात पूछना है, आप बताइए, बियाह मरनी ये दू को छोड़ के बताओ कि कहिया तोरा अनिल शर्मा सिद्धार्थ तोर गांव में दिखाई दिया है। ये दू को छोड़ के बोलना है, इलेक्शन टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। 5 साल में बियाह मरनी दू को छोड़ के बताओ, वो कौन सा दिन है जिस दिन अनिल शर्मा या सिद्धार्थ तुम्हारे गांव में आया या तुम्हारे गांव की समस्या को जानने का प्रयास किया। हाँ रोड से गुजरा, कोई जान पहचान के मिला कि हाँ ये आदमी हमको अगला इलेक्शन में वोट दिया सकता है, तो कहा कि प्रणाम। सब भी नहीं, जिसको पहचान रहा है कि ये अगला आदमी है जो अगला इलेक्शन में हमको सपोर्ट करवाएगा, उसी के सामने, उसी उम्र के कोई और व्यक्ति जिससे उसको कोई फायदा नहीं है खास, उसके सामने वो नहीं रोकेगा। ये हमारे विधायक है कि 5 साल में आते हैं कब, ब्याह में और मरनी में, वो भी आप कार्ड भेजिएगा तब, निमंत्रण भेजिएगा ना कि ऐसा ऐसा हो गया है तब। हम ना भेज गए ना अपन भाई के ब्याह में भेजे हैं ना दादा के में थी काम में भेजे हैं, का लेना देना है। तोरा हम चुने हमार मरनी में आवे लगी अब फोटो खिंचावेला कि तोरा काम करेला हम चुने हैं, आगे काम कर तो तोरा जो हमू फोटो खिंचाएंगे, ना तो तू हमार नौकरे है। हमार वह एटीट्यूड रहता है, हम प्रणाम वरनाम कुछ ना करते हैं। नहीं काहे करेंगे, तोरा हम चुने हैं। हाँ दादा के टाइम पे एक और हमारे दादा मरे थे तो वो लोग कार्ड भेजे थे, तो उनको पता था कि 2 गो भाई मरे हैं, तो वो आए थे, सिद्धार्थ भैया आए थे। हाँ हाँ प्रणाम तक न करेगा। हमनी के एज के लइकन के खाली कान्हा पे हाथ रख के फोटो खिंचा देवे, वो तो इंस्टाग्राम पर सबसे बड़का बॉस है गे, विधायक जी के हाथ हमारा पर थू है तोर जिंदगी पर, कि दोसर के तलवा तोरा चाटे पड़ रहा है। अपन कोई औकात नहीं है, अपन पहचान ना बनाना है। अरे अपन ऐसा बनाओ, अभी जवानी तो चल रहा है, अपन ई लेवल के सोच रखो कि कल के गेले दूसरा कोई हमरा जरूर फोटो खिंचाए कहे कि हम फलना जरूर फोटो खींच लिए ना, दिमाग में भर ले कि हम गुलाम ही फलना बाबू के गुलाम। तलवा चाटे वाला कुत्ता तो चाटो, चट्टे रहो, कर दो रहो चाटुकारिता। बाबू भैया ऐसे हाजिर गए भैया। हाँ अरे अपना एटीट्यूड में रहो, अपना अधिकार में रहो, हम तो नीचे काहे रहेंगे। बाकी न पट्टा तू अपन जा, हम अपन जाते हैं, हटो उधर। ए मुखिया जी चल जाए तो कितना हमारे गाँव के मुखिया जी, प्रणाम मुखिया, हद हाल है भाई, प्रणाम मुखिया जी। मुखिया जी मुंह में रोटी डाली थुन, एगो लाइट तो आज गाँव में लगल थुन ना मुखिया जी, गाँव के एगो नल्ली साफ तो करल थुन ना मुखिया जी। गाँव में कचरा लग जावा गली में, एगो खरंजा तो तोर गाँव में लगल है ना, काहे का मुखिया जी, चप्पल से मारेंगे मुखिया जी के। हाँ कहीं ऐसा देखो एक चीज है, पहले के मुखिया से बेहतर मुखिया हैं, वार्ड 2 के लिए बहुत महान मुखिया हैं, लेकिन वार्ड 3 के लिए वो जूता खाए वाला मुखिया है, सीधा बात। आलोचना होगा सीधे होगा। हम एक बार गए थे पापा से, तनी उनकर जान पहचान है तक भैया की शादी में कि कार्ड दे दिए मुखिया जी। अब हमार तो इच्छा था नहीं, लेकिन कहे कि अब बाप के मर्जी है चलिए जाते हैं। तो वो बोले थे हमसे एक बात, मुखिया जी, कि इस इलाके से हम जातिवाद को खत्म कर देंगे। हम कहली बहुत बढ़िया सोच है आपका, अगर ये चीज आप लेकर आते हैं तो उस टाइम पे तो हम स्टूडेंट लाइफ में थे कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कि इधर विकास करेंगे। कहली करिए, लेकिन हम एगो बात कहते हैं, आप पहले विकास उनका कीजिए जिनको आवश्यकता है। जैसे आप मेरे गांव में गए, मेरे पापा से आप बोले हैं कि आपके गांव में आपके घर के सामने हम खरंजा लगवा देंगे, मत लगाइएगा, हम आपसे गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन मेरे गांव में ही कुछ ऐसा गली है जहाँ पे कचरा हो जाता है बरसात में और वो लोग सक्षम नहीं है लगाने में, आप पहले उनका काम कीजिएगा, हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। एक के भी नहीं किए हैं, किसी का नहीं, ना मेरा ना उसका, आपका है हम सपोर्ट करेंगे किस मुंह से, समझ गए।
तो ये सब कुछ है। आगे देखिए और क्या यहाँ पे प्रभाव हुआ है। जब वैश्वीकरण आया तो उत्पादन इस समय वृद्धि हुई। उत्पादन इस समय वृद्धि होने से हमारा उत्पादन में से राज्य का आय बढ़ा, राज्य के लोगों का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ है। उत्पादन बढ़ा तो खपत ज्यादा हुआ, तो इनकम ज्यादा हुआ, तो दोनों के आय में वृद्धि हुई है। उसके बाद पांचवा फायदा, विश्व स्तर के जो भी उपभोक्ता वाली वस्तुएं हैं वो सारी की सारी वस्तुएं आज हमारे बिहार के बाजारों में उपलब्ध है और उसको हम उपयोग कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। सामने आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, उसका उपभोग हम कर रहे हैं। ठीक, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है। अब मान लो ये जो कंपनी है ये अपना जब यहाँ पे ब्रांच लगाएगा तो उसको काम करने के लिए लोग चाहिए, तो 10 लोग को खटा रहा है तो 10 लोगों को तो रोजगार मिला। तो इस तरह से इससे रोजगार मिल रहा है। अब पूरे बिहार में 10 गो अपना ब्रांच खोल ले और 10 लोगों को काम दे तो 100 लोगों को तो रोजगार मिल गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने लोगों को फायदा होगा, तो ये एक फायदा हुआ है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी और बीमा का आगमन। जब ये सारी चीजें बढ़ी तो बहुराष्ट्रीय बैंक यहाँ पे आए, कई सारे प्राइवेट बैंक यहाँ पे, आई करके कुछ नाम है, एस आई कुछ है जी, ICICI करके इसे। ठीक, कई सारे बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, खैर महिंद्रा तो भारत के है, ऐसे कई सारे बैंक है, समझ गई। अब फ्लिपकार्ट का अपना बैंक है, अमेजोन का अपना बैंक है, क्या ये सब हमारे देश के हैं? लेकिन उनका बैंक है। ठीक, तो ये सारे बैंक आए हैं और यहाँ पे अपना फैक्ट्री जो भी है अपना ब्रांच खोल रहे हैं और इससे भी यहाँ पे इन चीजों का भी विकास हो रहा है। ठीक, तो ये सब इसके सकारात्मक प्रभाव हैं, किसके? वैश्वीकरण के। कहाँ? बिहार में, या ये कहो राज्य में। तो ये सब हो गया। आगे देखो तो इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। नकारात्मक प्रभाव में क्या कहा जाता है जी, देखिएगा। बस छोटा 5 मिनट दो ना। नकारात्मक में पहले देखो, जो भी कृषि से आधारित उद्योग था वो बंद, काहे कि आजकल के जो इंडस्ट्री आ रहा है वो सेवा क्षेत्र वाला है, तो इस पे नकारात्मक प्रभाव। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का यहाँ पे खात्मा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने नहीं टिक पाई और वे लोग बेरोजगार हो गए। कुटीर उद्योग में जैसे खिलौना ये सब बनाने वाला हाथ से जो काम ओरिया मोनी जो बनता है, सूप कलसूप, नहीं टिक पाया बेचारा। ठीक, तो उसका यहाँ पे नुकसान हो गया। रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। छोटे पैमाने पर उद्योग धंधा यहाँ पे ज्यादा है और ये छोटे उद्योग में कुटीर वाला ही आता है ये सब कंपनी, लेकिन आज वो सब बंद होने के कगार पे है और उसके जो मालिक है वो आज बेरोजगार हो गए हैं, श्रमिक बनने के कगार पे हैं। जो श्रमिक थे उसमें काम करने वाले वो भी बेरोजगार हो गए, तो इसका नुकसान हो गया है। चौथा नुकसान, यहाँ पे आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश। हम अभी बताएं कि फैक्ट्री लगाने के लिए सड़क, यातायात, परिवहन, बिजली वगैरह जो भी वो सब होना चाहिए, और इन सब चीजों का बिहार में उतना विकास नहीं हो पाया है, और विकास उतना नहीं हो पाया है तो फैक्ट्रियां भी उतना यहाँ पे नहीं लगी है। तो जितना विकास इसका होना चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो सब मिलाकर के इसमें हम यही कहते हैं कि वैश्वीकरण का भारत पे सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ा है और नकारात्मक प्रभाव कम पड़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण हमारा जीवन स्तर जो है वो ऊंचा हो रहा है। तो नकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हुआ है? सकारात्मक प्रभाव। अब कल हम लोग या अगले क्लास में 1991 के आर्थिक सुधार उदारीकरण की नीति से शुरू करेंगे कि इसमें क्या चीज किया गया था। ठीक है, आज के क्लास में आप लोगों को इतना ही। नकारात्मक समझ में आया ना? सकारात्मक को ला के उल्टा कर दो, नकारात्मक हो गया, समझ गए?